अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैजुर रहमान और यहाँ पर हम सेकेंडरी मैथमेटिक्स के तमाम चैप्टर्स एंड तमाम कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। यहाँ पर आपको ना सिर्फ आपकी बुक के तमाम कॉन्सेप्ट्स कवर कराए जाएंगे बल्कि एग्जाम में किस क्वेश्चन की क्या अहमियत है ये भी बताया जाएगा। तो भाई स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आपकी बुक के असल में दो पार्ट्स हैं। क्या है? बुक के टू पार्ट्स हैं। टू पार्ट्स। ठीक है भाई। पहला पार्ट कौन सा? आपका सबसे पहला पार्ट है कैलकुलस का। एंड आपकी बुक का जो सेकंड पार्ट है ना उस सेकंड पार्ट का नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड कोनिक्स। एनालिटिकल जियोमेट्री एंड कोनिक्स। अच्छा भैया अब इसका मतलब क्या है? देखो सबसे पहले जो पार्ट है ना कैलकुलस का, ये तो वो मैथमेटिक्स जो आप पहली बार पढ़ेंगे, और जो दूसरा पार्ट है एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड कोनिक्स का, इसकी जो बेसिक्स हैं वो आप अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हो। बस यहाँ पे उन बेसिक्स को थोड़ा एडवांस किया जाएगा। सबसे पहले जो आपका जो चैप्टर है बुक का वो है मैपल का चैप्टर। उस चैप्टर को हम थोड़ा लेट कवर करेंगे, बट जो दूसरा चैप्टर है फंक्शंस एंड लिमिट्स का, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का ताल्लुक है आपके कैलकुलस के पार्ट से। अब कैलकुलस की मैथमेटिक्स के अंदर क्या अहमियत है? अब वो अहमियत आप सिर्फ इस बात से जान लो कि आपकी जितनी मॉडर्न साइंस है वो सारी की सारी कैलकुलस के ऊपर बेस करती है, और कितनी ज्यादा बेस करती है इसका अंदाजा आपको इस छोटी सी बात का हो जाएगा कि जो कैलकुलस है ना, इस कैलकुलस को इंट्रोड्यूस करवाने वाले इंसान का नाम था आइजैक न्यूटन। ठीक है भाई। ये वही न्यूटन साहब है जिन्होंने आपको फिजिक्स के बेशुमार लॉस दिए और जिनकी आप थ्री लॉस ऑफ मोशन और फिजिक्स के अंदर काफी सारी इक्वेशंस पढ़ते हैं। वही आइजैक न्यूटन है जिन्होंने आपको कैलकुलस का तोहफा दिया मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है भाई। अब इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कैलकुलस की मैथ में अहमियत कितनी ज्यादा है। यहाँ तक कि आपके अंदर जो आपके पास जो फिजिक्स में छोटी से छोटी इक्वेशंस है ना, यहाँ तक कि जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है एस इक्वल्स टू वी टी, ये भी, इसके अंदर भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। फिर इससे ऊपर आते हो आपके पास डिस्टेंस का वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट है, फिर एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट है, फिर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक कि तुम्हारे पास जितनी भी फिजिक्स इस वक्त मौजूद है, चाहे तुम्हारे पास न्यूटोनियन फिजिक्स हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर कुछ और हो, उन तमाम जगहों के ऊपर कैलकुलस मौजूद है। और कैलकुलस की एप्लीकेशन, कैलकुलस से कौन से कॉन्सेप्ट की कहाँ पे एप्लीकेशन, जिसे जैसे हम लोग चैप्टर्स कवर करेंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। अब देखो हम लोग अपने चैप्टर के, अब देखो एनालिटिकल ज्योमेट्री का जो पार्ट है ना, इस पार्ट के अंदर आपके पास एक नाम है। वो नाम क्या है? वो नाम है ये वाला ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री है ना, इसके अंदर होता क्या है? दो लफ्ज हैं, एक है एनालिटिकल और एक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब क्या है? ज्योमेट्री, आपने आज तक जितनी भी ज्योमेट्री पढ़ी है ना, उसके अंदर आपने क्या करा है? उसके अंदर आपने स्टडी ऑफ शेप्स की है। आपने किया स्टडी ऑफ शेप्स। कौन कौन से? आपने सर्कल पढ़ा होगा, आपने ट्राइंगल पढ़ा होगा, आपने स्क्वायर पढ़ा होगा, आपने रेक्टेंगल पढ़ा होगा, ये सारे शेप्स हैं। और दूसरा लफ्ज क्या है? दूसरा लफ्ज है एनालिटिकल। एनालिटिकल को दूसरी जबान में अगर बोलो ना तो वो मैथमेटिकल है। यानी कि आप लोग जो ज्योमेट्री के अंदर क्या करते थे, आप लोग एक कंपास उठाते थे, फिर एक स्केल उठाते थे, फिर एक लाइन ड्रॉ करते थे, फिर उसको स्केल से मेजर करते थे। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे कैलकुलेशंस की जाएंगी। मतलब कि कैलकुलेशंस ऑफ शेप्स, कैलकुलेशंस ऑफ शेप्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने आपको यहां पर एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है भाई, इस रेक्टेंगल के अंदर ये वाली जो लेंथ है आपकी, ये वाली लेंथ है 2 की, और जो आपकी ये वाली लेंथ है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये वाली लेंथ मुझे निकाल के दें। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आप एक स्केल उठाएंगे, उस स्केल को आप यहां से लेके यहां तक रख के मेजर करोगे, तो आप बताओगे भैया इतनी लेंथ आई। लेकिन एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर ये नहीं होता। एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर हम कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं आपको ये बताया जाएगा कि इसकी जो एक साइड है, वन साइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स दी अदर साइड। इसकी पहली साइड जो है वो दूसरी, इसकी जो दूसरी साइड है यानी कि ये वाली साइड है, इसको 2 से, तो इसको निकालने के लिए आपको पहली साइड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि आपकी जो दूसरी साइड है डबल है कि पहली साइड का। आपकी पहली साइड क्या थी? आपकी पहली साइड थी 2 यूनिट्स,
आपकी फर्स्ट साइड क्या थी? आपकी फर्स्ट साइड थी 2। तो आपको मैं कह रहा हूं कि भाई आप मुझे अपनी अदर साइड निकाल के दो। अदर साइड कौन सी? अदर साइड अपनी ये वाली निकाल के दो। आप ये वाली साइड निकालने के लिए क्या करोगे? आप बोलोगे भैया आपने मुझे क्या बात बताई? आपने मुझे ये बात बताई कि जो मेरी दूसरी साइड है वो पहली साइड का 2 टाइम्स है, तो मैं अपनी पहली साइड को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 4। अब इस तरह से मुझे पता चला कि जो मेरी दूसरी साइड है ये होगी 4। ठीक है भाई, इस तरह से एनालिटिकल ज्योमेट्री होती है। अब ये जो तीसरा लफ्ज यहाँ पे लिखा है ना कोनिक्स, ये कोनिक्स बहुत अच्छा लफ्ज है। इस कोनिक्स के अंदर क्या होता है? इस कोनिक्स के अंदर आपको इस तरह के शेप्स दिए जाते हैं। ठीक है भाई, ये क्या है? ये है एक कोन। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कोनिक्स, ये कोन है। अब इस कोन के ऊपर जो आपकी ये वाली साइड है ना, ये आपको कुछ इस तरह की दिखेगी। जब खाली आप इस साइड को देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरह की नजर आएगी। ठीक है भाई, अब कोनिक्स के अंदर आप ये वाली जो जगह है ना, जो कोन के नीचे की जगह है, कोन की बेस है, आप इस वाली चीज को स्टडी कर रहे होगे। ठीक है, अब आप ऑफिशियली आपकी बुक के स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है वो जरा लेट करेंगे। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। अभी मैंने आपसे क्या बात कही थी? अभी मैंने आपसे ये बात कही थी कि आपकी बुक के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट आपका कैलकुलस का और सेकंड पार्ट है आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड कोनिक्स का। तो जो आपका जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का ताल्लुक है आपके कैलकुलस के पार्ट से, और ये चैप्टर आपकी कैलकुलस के अंदर बेस बनाएगा। अब नाम से पता चल रहा है इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इसका फंक्शन और दूसरा पार्ट है इसका लिमिट्स। ये आपके इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो पूरा का पूरा पार्ट फंक्शंस का है, और इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो पूरा पार्ट आपका लिमिट्स का है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट से, यानी कि फंक्शन से। अच्छा भाई, सबसे पहले फंक्शन होता क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन समझ लो। फंक्शन हम कहते हैं एक मशीन को। किसको? एक मशीन को। अब मशीन का काम क्या होता है? मशीन का काम होता है कोई चीज बनाना। मशीन कोई चीज कैसे बनाती है, ये प्रोसेस आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। मशीन ऐसे, सबसे पहले मशीन को एक इनपुट दिया जाता है। ठीक है भाई, सबसे पहले मशीन को दिया जाएगा एक इनपुट, फिर उस इनपुट से होगी आगे क्या? प्रोसेसिंग। और इस प्रोसेसिंग के बाद आपके पास आएगा आउटपुट। ठीक है, अब यह मशीन का काम कर रही है, और ये इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट है क्या? अब देखो, जो आपके पास इनपुट है ना, ये इनपुट आपके पास पहले से मौजूद होता है। अब यहां पे जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस का काम आपकी मशीन कर रही होती है। अब ये ऐसे ही है जैसे आप किसी पेंसिल बनाने की फैक्ट्री में गए। आपने फैक्ट्री के अंदर क्या करा? आपने फैक्ट्री के अंदर मशीन के पास गए, वहां पर आपने मशीन के अंदर एक साइड से वुड डाली, एक साइड से आपने ग्रेफाइट डाल दिया। अब जो आपकी लकड़ी और ग्रेफाइट है ना, ये दोनों के दोनों आपके इनपुट्स हैं, क्योंकि ये दोनों आप प्रोवाइड कर रहे हो। क्या है? वुड यानी कि लकड़ी, और दूसरी चीज ग्रेफाइट, ये दोनों आपके इनपुट हैं। यानी कि ये दोनों चीजें आप मशीन को प्रोवाइड कर रहे हो। आप मशीन को कह रहे हो भैया मैंने तुम्हें वुड और ग्रेफाइट दे दिया, लेकिन मुझे अब चाहिए इससे पेंसिल। अब वहां पे अंदर जो भी काम होगा ना, वो सारा का सारा काम, ऑल वर्क, ये एक प्रोसेस है। अब आउटपुट में, अब ये जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो मशीन की दूसरी साइड से आपके पास आउटपुट के अंदर पेंसिल्स निकल कर आएंगी। ये पेंसिल्स आपका आउटपुट है। सेम ऐसे ही फंक्शन काम करता है। अब आप बोलोगे कि भैया मैथ के अंदर हमारे पास लकड़ी, ग्रेफाइट, मशीन और आउटपुट कहां से आ गया? तो भैया मैथ के अंदर फंक्शन काम कुछ ऐसे ही करता है, लेकिन मैथ के अंदर जो फंक्शन होता है ना, वो आपको दिखेगा कुछ इक्वेशन की फॉर्म में। किस फॉर्म में? इक्वेशंस की फॉर्म में। अब इक्वेशन क्या होती है? आपने देखा होगा, इक्वेशन कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर इक्वल टू की साइन लगी हो, वो इक्वेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या? फॉर एग्जाम्पल 2y इक्वल टू 3 + 4x। ठीक है, ये एक इक्वेशन है और ये एक फंक्शन है। अब यहां पर फंक्शन करेगा क्या? फंक्शन का जो मेन वर्क होता है ना, उसके ऊपर आते हैं। फंक्शन का जो असल काम होता है वो होता है आपको ग्राफ बनाकर देना। क्या होता है फंक्शन का असल काम?
फंक्शन का असल काम होता है कि वो आपको ग्राफ बना कर दे। अब वो आपको ग्राफ कैसे बना कर देगा? अब देखो ग्राफ अगर तुम लोगों ने पढ़े हो ना, लाजमी पढ़े होंगे आप लोगों ने क्लास 9 या 10 के अंदर, तो ग्राफ के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है आपके पास एक्स एक्सिस और एक होता है आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है भाई। अब अगर मैंने ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन का बनाया है, इसका बनाया है, एक स्ट्रेट लाइन का बनाया है। अब इस स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा क्या? इस स्ट्रेट लाइन के अंदर कुछ एक्स की वैल्यूज होंगी और कुछ वाई की वैल्यूज होंगी। मैंने यहाँ पे ज्यादा नहीं, मैंने यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज ली हैं, एक्स एंड वाई की। ठीक है भाई, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने इस जगह का नाम रख दिया .1 और ये है .2। यहाँ पर y में ये है .1 और ये है .2। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स दिए हैं, .1 .2। मैंने आपको कहा कि भाई मैंने x में तुम्हें दिया 1 और 2, मैंने y में तुम्हें दिया 1 और 2, और मैंने आपसे कहा कि भैया मुझे इसका ग्राफ बना के दे दो। आपने क्या करा, आपने x पे 1 पे निशान लगाया, y पे और y में 1 पे निशान लगाया, फिर आपने x में 2 पे निशान लगाया, y में 2 पे निशान लगाया, और जहां पर ये पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, यानी कि ऐसे, वहां से आपने एक स्ट्रेट लाइन पास करा दी, आपका ग्राफ बन गया। लेकिन अगर आपके पास इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज ना दी हुई हो, तब क्या करें, तब आपके पास ग्राफ कैसे बनेगा? मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू दे दी, मैंने आपसे कहा मैं तुम्हें सिर्फ x की वैल्यू दे रहा हूं बट मैं तुम्हें y की वैल्यू नहीं दे रहा, अब मुझे अपना ग्राफ बना के दो। अब आप मुझे ग्राफ कैसे बना के दोगे? आप तो मुझे ये बोल दोगे कि भाई आपने मुझे x की वैल्यूज दी है, y की वैल्यूज कहाँ है? जब तक y की वैल्यूज मेरे पास नहीं होंगी मैं ग्राफ कैसे बनाऊं? तो भैया यहीं पर ही काम आता है फंक्शन का। फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन फंक्शन के अंदर मैंने आपको कहा कि भाई अब मैंने तुम्हें फंक्शन दिया, फंक्शन क्या दिया? मैंने आपको कहा y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, और मैंने आपसे कहा मैं आपको x की वैल्यूज दे रहा हूं, x इक्वल्स टू 1,2,3। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं मुझे इसका ग्राफ बना के दे दें। अब आप मुझे इसका ग्राफ कैसे बनाकर देंगे? अब आप मुझे इसका ग्राफ ऐसे बनाकर देंगे, आप बारी बारी 1 2 3 इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और उसके बाद आप y की वैल्यूज निकालेंगे। किस तरीके से? आपका जो पहला पॉइंट होगा आपका y में y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आपका दूसरा पॉइंट होगा y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और आपके पास तीसरा पॉइंट होगा y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आ गया 2, इसका आंसर आ गया 4 और इसका आंसर आ गया 9। ठीक है, अब आपसे कहा कि भाई अब ग्राफ बना के दे दो। आप मुझे बहुत आराम से ग्राफ बनाकर दे देंगे। आप कहेंगे भैया ये रहा आपका ग्राफ। आपने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे लगाई, फिर आपने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे लगाई। अब आप देखोगे कि x के अंदर मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं। x के अंदर मैंने आपको दी 1 2 एंड 3। ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 2 और ये रहा आपका 3। y के अंदर मैंने आपको क्या दिया? y के अंदर आपके पास वैल्यूज आई 2 4 एंड 9। ये रहा 2, ये रहा 4 और कहीं यहां पे जाके दूर होगा 9। ठीक है, अब यहां से जो ग्राफ बनेगा वो आपका कुछ ऐसा बनेगा, यहां से इधर इंटरसेक्ट करेगा, फिर यहां से आप एक लाइन ऊपर देंगे और यहां से एक स्ट्रेट लाइन आगे जाएगी, फिर यहाँ पे 4 से एक स्ट्रेट लाइन आगे जाएगी और यहाँ पे 3 से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगी। और जहां पे आकर ये लाइंस आपस के अंदर मिलेंगी वहां पर एक पॉइंट लगाया जाएगा और उसके बाद यहां से एक लाइन आएगी जो कि इन तमाम पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी और ये बन जाएगा आपका ग्राफ। ठीक है भाई, अब ये मैंने आपको बता दिया फंक्शन का काम होता क्या है। अब ये फंक्शन का काम हो गया। अब आ जाओ फंक्शन की जो डेफिनेशन है, असल डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन के अंदर फंक्शन आपसे कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं कहता। फंक्शन आपसे जस्ट इतना कहता है कि आपके पास एक इनपुट होगा और उस इनपुट से आपको एक स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगा। क्या होगा?
एक इनपुट होगा और उस इनपुट से आपको एक स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगा। तो भाई हमें इनपुट और आउटपुट ये दो लफ्ज समझ आते हैं। अब मसला ये है कि इस लफ्ज स्पेसिफिक का क्या मतलब है। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि आपके पास जो एक इनपुट होगा वो आपको सिर्फ एक आउटपुट देगा। मतलब क्या, वन इनपुट इक्वल्स टू ओनली वन आउटपुट। एक इनपुट से सिर्फ एक आउटपुट निकलेगा, एक इनपुट से एक से ज्यादा आउटपुट्स नहीं निकल सकते। क्या कहा, एक इनपुट से सिर्फ एक आउटपुट निकलेगा, एक इनपुट से एक से ज्यादा आउटपुट नहीं निकल सकते। अब लिखने का तरीका क्या होता है फंक्शन को, राइटिंग फंक्शन। अब देखो नॉर्मली आप फंक्शन को लिखने के ना दो तरीके देखोगे। एक तरीका होता है आपके पास इस तरह एफ ऑफ एक्स करके, और एक इस तरह होता है वाई इक्वल टू करके। ठीक है, लाइक मैंने आपके पास एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 और y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये जो मैंने दोनों लिखे हैं ना, ये दोनों के दोनों आपके फंक्शंस हैं, 2x प्लस 3 और y इक्वल टू 3। अब ये फंक्शन करेगा क्या, फंक्शन के अंदर आपको मैं अगर इनपुट्स दूंगा, इन इनपुट्स को आप इस x की जगह पुट करोगे और उससे आप एक आउटपुट y की वैल्यू निकालोगे। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि y की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, y की एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं आ सकती। अब आप बोलोगे इसकी हमें एक मिसाल चाहिए कि y की एक से ज्यादा वैल्यू आएगी ही क्यों। देखो y की एक से ज्यादा वैल्यू आने की मिसाल मैं अभी आपको देता हूँ। देखो अगर मैंने आपको एक फंक्शन दिया, मैं आपको कह रहा हूं अंडर रूट 4 है, ठीक है। अब अंडर रूट 4 का आंसर क्या होता है, आप बोलोगे भाई अंडर रूट 4 का आंसर होता है 2, लेकिन आपने आज तक लिखा होगा प्लस माइनस 2। इस प्लस माइनस 2 का मतलब होता है आपके पास एक प्लस 2 निकला है और एक आपके पास माइनस 2 निकला है। मतलब अगर मैंने तुम्हें स्क्वायर रूट के अंदर 4 दिया था, क्या दिया था, अगर मैंने आपको स्क्वायर रूट के अंदर 4 दिया था तो उस 4 से आपने दो आंसर्स निकाले, यानी कि मैंने आपको एक इनपुट दिया, मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको दिया वन इनपुट और वो क्या था 4, और आपने इससे निकाल लिए 2 आउटपुट्स। कौन से 2 एंड माइनस 2। अब ऐसी सिचुएशन में ये चीज आपका फंक्शन नहीं है, दिस इज जस्ट अ नंबर, ये कोई फंक्शन नहीं होगी। ठीक, अब फंक्शन की कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं एक आसान सी एग्जांपल लूंगा और उससे हम आगे बढ़े। वो एग्जांपल आप सबने पढ़ी है और लाजमी पढ़ी है, जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना उसको ये इक्वेशन लाजमी याद होगी। आप सबने लाजमी पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, S इक्वल्स टू VT, यानी कि आपके पास S क्या है, डिस्टेंस, V है वेलोसिटी और T है टाइम। मैं ये क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, उसने ये चीज लाजमी पढ़ी होगी। अब इसके अंदर फंक्शंस किस तरह अप्लाई होते हैं, मैं कह रहा हूं कि ये जो आपका S इक्वल्स टू VT है ना, खुद एक फंक्शन है। S इक्वल्स टू VT एक फंक्शन है। अब ये कैसे फंक्शन है, इस फंक्शन से ग्राफ कैसे बनेगा, अब मैं क्यों कह रहा हूं फंक्शन है, इस चीज को मैं तुम्हें एक सिनेरियो से समझाऊंगा। सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि मैंने आपको एक गाड़ी दे दी, क्या दी, मैंने आपको एक दी कार, ठीक है भाई। अब मैं कह रहा हूं ये कार है, ये कार आगे जा रही है, कैसे जा रही है, इस कार की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ये चीज आप सबने पढ़ी होगी, ठीक है। और इस कार ने ट्रेवल किया 5 सेकेंड्स तक, एक गाड़ी है उसने 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 5 सेकंड तक ट्रेवल किया। अब तुम मुझे बताओ इसने डिस्टेंस कितना तय किया, क्या किया, इससे डिस्टेंस कितना तय किया, ठीक है। अब अभी आपने ऊपर क्या देखा था, आपने ऊपर देखा था, मैंने पूरा फंक्शन आपको x और y की तरह समझाया था। अब x और y यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपके x और y हैं s और t। देखो आपके पास जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास 2 दी हुई है, वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं ना, फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स हमेशा चेंज होते हैं। हर पॉइंट के ऊपर आपका x का वेरिएबल भी चेंज होगा और हर पॉइंट के ऊपर आपका y का वेरिएबल भी चेंज होगा, ठीक है। इसलिए एक इनपुट से एक स्पेसिफिक आउटपुट निकलेगा। मतलब अगर मैं तुम्हें एक इनपुट दूंगा तो उससे एक ही आउटपुट निकलेगा। इसका मतलब यही है कि हर पॉइंट के ऊपर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी अभी कांस्टेंट है। ठीक, अगर मैं वेलोसिटी को यहाँ पे पुट कर दूं तो आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी s इक्वल्स टू 2t के अंदर। ठीक, अब क्या करोगे, अब मैंने आपको t दिया 5 सेकंड्स, तुम्हारे पास टाइम क्या है, आपके पास टाइम है 5 सेकंड्स का।
ठीक, अब ये 5 सेकेंड्स जो है ना, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स, ये है आपका इनपुट। t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स आप ये इनपुट दे रहे हो। अब इसके बाद जो इसने आपसे डिस्टेंस मांगा है, ये डिस्टेंस आपका होगा आउटपुट, और ये डिस्टेंस होगा कितना, ये डिस्टेंस होगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 10। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ऐसे यहां पर मैं सारी लिखूंगा टाइम की वैल्यूज। टाइम मैंने आपको कितने सेकंड का दिया? टाइम मैंने आपको दिया 5 सेकंड्स का। तो यहां पर गया आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5। सही है भाई? ये मैंने इस तरह से कुछ कॉलम्स बना दिए। अब यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे हो ये रहा है, आपको इसके लिए फंक्शन क्या दिया? आपको दिया हमने फंक्शन एस इक्वल्स टू वी टी। एस इक्वल्स टू वी टी आपका फंक्शन है। अब टाइम की जो वैल्यूज है ना 1 2 3 4 5, ये मैंने आपको एज ए इनपुट दे दिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि तुम मुझे यहां पर आउटपुट लिखवा दो जरा सा। अब आउटपुट आप कैसे लिखवाओगे? आप सबसे पहले इसके यहां पे इसको सिंप्लीफाई करोगे किसमें? एस इक्वल्स टू 2t के अंदर। ठीक है भाई? अब जो आपका पहला पॉइंट है ना ये वाला, इसके लिए आप मुझे बताओगे एस इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों? मैं कह रहा हूं आपके पास एक आउटपुट चाहिए। अब उस आउटपुट के लिए आपको इनपुट देना होगा। इनपुट के लिए आपके पास टाइम की वैल्यूज मौजूद है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है भाई? तो आपका पहला डिस्टेंस आ गया 2। अब जो आपका दूसरा डिस्टेंस होगा, आपका दूसरा डिस्टेंस होगा एस इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों? क्योंकि यहां पर दूसरे पॉइंट के ऊपर आपका इनपुट 2 था, तो मैंने टाइम की जगह 2 पुट कर दिया। इसका आंसर आएगा एस इक्वल्स टू 4। अब तीसरे पॉइंट पे देखते हैं। तीसरे पॉइंट के अंदर मैंने आपसे कहा मुझे डिस्टेंस की वैल्यू निकाल के दो। कैसे निकाल के दोगे? आप बोलेगे भाई मेरे पास वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया 2, और जो मेरे पास इनपुट है टाइम का वो होगा यहां से 3। ठीक, अब मेरे पास दो और पॉइंट्स बच गए। पॉइंट नंबर 4, एस इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो यहां से देखो पॉइंट नंबर 4 के अंदर आपको इनपुट दिया हुआ है 4, और पॉइंट नंबर 2 के लिए आपको इनपुट दिया हुआ है 5। ठीक, अब टाइम की जगह मैंने यहां पे पुट किया 4, आंसर आ गया 8। और 5 में डिस्टेंस एस इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 10। आपके पास क्या क्या डिस्टेंस है? आपके पास आया 2, 4, 8 एंड 10। अब इसको मैंने यहां पे पुट कर दिया। 2, सॉरी 2 था, यहां पे पुट किया 4, 8, सॉरी 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है? आपके पास 5 इनपुट्स और 5 आउटपुट्स आ गए। अब इन 5 इनपुट्स और 5 आउटपुट से आप बहुत आराम से अपना ग्राफ तैयार कर सकते हैं। किस तरह से? इस तरह से। देखो, अब यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने रख दिया टाइम, और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने रख दिया डिस्टेंस। अब टाइम की क्या वैल्यू थी? टाइम की मैंने आपको 5 वैल्यूज दी थी। पहली वैल्यू थी आपकी 1, दूसरी वैल्यू थी आपकी 2, तीसरी वैल्यू थी आपकी 3, चौथी वैल्यू थी आपकी 4, और फिफ्थ वैल्यू थी आपकी 5। और डिस्टेंस के लिए आपकी पहली वैल्यू थी 2, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8 एंड देन 10। ठीक, अब यहां से एक लाइन ड्रॉ होगी। अब ये लाइन पता है कौन सा पाथ फॉलो करेगी? ये लाइन पाथ फॉलो करेगी इसका। यहां से
y से एक पॉइंट निकलेगा और x से जो पॉइंट निकलेगा वो सारे के सारे पॉइंट्स आपस में मीट कर रहे होंगे। ठीक है, y और x के सारे पॉइंट आपस में मीट कर रहे होंगे। इस तरह से फंक्शंस को इस्तेमाल करके ग्राफ्स बनते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उन वेरिएबल्स की कुछ पहचान है। वेरिएबल्स के दो नाम होते हैं। मैंने अभी आपको क्या किया, मैंने अभी आपको इक्वेशंस दिखाई। मैंने अभी अभी आपको कौन सी इक्वेशन दिखाई थी, मैंने दिखाई थी s इक्वल्स टू वी टी। ठीक, ये इक्वेशन दिखाई थी। अब इस इक्वेशन के अंदर मैंने इसको सिंप्लीफाई किस तरह किया था, s इक्वल्स टू टू टी के अंदर। मतलब आपके पास वेरिएबल्स कितने रह गए, चेंजिंग कितनी रह गई, आपके पास दो वेरिएबल्स रह गए। एक वेरिएबल रह गया आपके पास s और एक वेरिएबल रह गया आपके पास t इस फंक्शन के अंदर। और ये जो दो वेरिएबल्स रह गए, इन दोनों वेरिएबल्स के अलग अलग किस्म के नाम होते हैं। एक नाम होता है आपके पास, तो पहला नाम होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा नाम होता है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है भाई। अब इस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब क्या है, देखो इंडिपेंडेंट का जो नाम है ना इंडिपेंडेंट, इस इंडिपेंडेंट लफ्ज का मतलब होता है आजाद। क्या मतलब होता है, आजाद। मतलब इस इंडिपेंडेंट के ऊपर किसी की मर्जी नहीं चलती, ये इंडिपेंडेंट आजाद है। इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल है टाइम। ये देखो टाइम किस तरह जा रहा है, टाइम पहले 1 सेकंड हुआ, देन 2 सेकंड हुआ, देन 3 सेकंड हुआ, देन 4 सेकंड हुआ, देन 5 सेकंड हुआ। भाई आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो टाइम हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वो चीज जो कंट्रोल नहीं हो सकती, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ठीक है भाई, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो दूसरा वेरिएबल आपके पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इस डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये है, ये डिपेंड करेगा एक दूसरे वेरिएबल के ऊपर। मतलब इसकी जो वैल्यूज आएंगी ना, इसकी वैल्यूज किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से आएंगी। असल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, ये आपके पास होता है इनपुट। आपको जो भी इनपुट्स दिए जाएंगे ना, मतलब जिस भी वेरिएबल्स के इनपुट हैं, वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप उस इनपुट को फंक्शन में डालोगे, देन आउटपुट निकालोगे, और जो आउटपुट में आपके पास वेरिएबल निकल कर आएगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक एस इक्वल्स टू वी टी के अंदर मैंने आपको टाइम का इनपुट दिया था टी इक्वल्स टू 2। ठीक है, फिर आपने क्या करा था, आपने किया ये था, आपने एस के अंदर आपने लिखा था एस इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और लिखा था एस इक्वल्स टू 4। अब इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर हुआ ये, टाइम की जो वैल्यू थी ना 2, ये आपको पहले से गिवन थी, ये आपके पास था इनपुट। तो ये जो टी हुआ ये आया आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर। और इस टी की जो वैल्यू थी, इस टी की वैल्यू को आप फंक्शन में पुट करेंगे, और जब आप इस फंक्शन में इस टी की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद आपके पास एस की वैल्यू आएगी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि s की वैल्यू कंप्लीटली डिपेंड कर रही है t की वैल्यू के ऊपर। तो इसी वजह से आपको जो डिस्टेंस था ना यहाँ पे s डिस्टेंस, ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर हम लिखेंगे डिपेंड्स अपॉन अदर वेरिएबल। ठीक है भाई, ये थी आपकी फंक्शन की कहानी। मैंने आपको फंक्शन की क्या कहानी सुनाई, मैंने आपको फंक्शन की कहानी ये सुनाई कि फंक्शन का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी इक्वेशन या फिर कोई भी ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस जिसके अंदर आपको इनपुट दे और वो आपको एक स्पेसिफिक आउटपुट दे। अब इनपुट और स्पेसिफिक आउटपुट का मतलब क्या है कि आपको इनपुट्स पहले से दिए जाएंगे, आप उस इनपुट को डालेंगे उस फंक्शन के अंदर, और उस फंक्शन के अंदर कैलकुलेशन होगी, जिस कैलकुलेशन को हम कहते हैं प्रोसेस। फिर उस कैलकुलेशन से जो आंसर है वैल्यू निकल कर आएगी, वो होगा आउटपुट। वो आउटपुट क्या होगा, वो आउटपुट एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू होगी। ठीक, अब इस फंक्शन से हम करते क्या है, इस फंक्शन से हम ग्राफ्स बनाते हैं। ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, ग्राफ्स हम ऐसे बनाते हैं कि आपके पास इनपुट के अंदर वैल्यूज दी हुई होंगी, आप उन वैल्यूज का बारी बारी अपने फंक्शन के अंदर पुट करोगे, और उससे जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी उस वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, और इनकी हेल्प से आप ग्राफ बना लेंगे। ठीक, अब इसके बाद मैंने आपको वेरिएबल्स के नाम बताए।
पहला वेरिएबल क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास इनपुट था वो वेरिएबल जो कि आपको पहले से गिवन है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसके लिए फंक्शन कैलकुलेशन करता है और आपको आउटपुट देता है। आउटपुट में जो आंसर आता है वो आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर अभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल समझ नहीं आए तो एक और एग्जांपल देख रहा हूं, इसको दे रहा हूं, इसको देख लो। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये मैंने आपको एक फंक्शन गिवन कर दिया, मैंने आपको फंक्शन दिया y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब इसके अंदर मैं आपको जो x की वैल्यूज गिवन करूंगा, आपके पास x की वैल्यूज गिवन है 1, 2, 3। ठीक है भाई। अब इस x से मैं आपको कह रहा हूं आप मुझे y की वैल्यू निकाल कर दो। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। मैंने आपसे कहा था कि जो आपको इनपुट दिया हुआ हो जिस वेरिएबल का, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपके पास इनपुट किस में दिया हुआ है, आपके पास इनपुट x में दिया हुआ है, इस वजह से सबसे पहले आपका x जो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और दूसरे वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल की मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी, मैंने आपसे कहा था डिपेंड्स अपॉन द अदर वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं x की वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर पुट करूंगा तभी मेरे पास y की वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से, y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3। ठीक है। अब यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 5। ठीक है। ये हो गया आपका पहला इनपुट। दूसरा इनपुट अगर मैं लूं तो वो आएगा y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। तीसरा इनपुट क्या था, तीसरा इनपुट था आपका 3। मैंने यहाँ पे पुट किया 2 और मैंने यहाँ पे x की जगह पुट कर दिया 3 और इसके अंदर ऐड किया 3, तो इसके अंदर 2 3 जा 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। आपके पास जो ये तीन आंसर्स आए हैं 5 7 और 9, ये 5 7 और 9 कहां से आए, ये 5 7 और 9 आपके पास इस इनपुट से आए। इस इनपुट को आपने इस फंक्शन के अंदर पुट किया, प्रोसेस हुआ, देन ये 5 7 9 आउटपुट आए। और ये 5 7 एंड 9 किसकी वैल्यूज हैं, ये 5 7 और 9 है आपकी y की वैल्यूज। ठीक। मैंने अपनी बात साबित करके दिखाई कि आपकी जो y की वैल्यूज आएंगी वो तब आएंगी जब आप x पुट करोगे। तो इससे पता ये चला कि आपका जो y है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां तक आपका फंक्शंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है वो है डोमेन एंड रेंज का। इसका डोमेन एंड रेंज का। ठीक है भाई। अब ये कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता है, आपके पास दो लफ्ज हैं, एक लफ्ज है डोमेन और एक लफ्ज है रेंज। अब इन दोनों की अलग अलग डेफिनेशन है। पहला लफ्ज है आपके पास डोमेन का। डोमेन, डोमेन की डेफिनेशन है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। फिलहाल याद कर लो मतलब क्या, मतलब भी बताऊंगा। फिलहाल आपको याद करना है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये हो गया आपका डोमेन। और दूसरा आपका लफ्ज क्या है, दूसरा लफ्ज है आपका रेंज का। ये है आपकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि आपके पास अगर मैंने फंक्शन लिया था, फंक्शन किया था y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है भाई, मैं यहीं पर ही इसको समझाता हूं। इसी एग्जाम्पल का सहारा लेकर मैं आपको ये बात बताऊंगा कि डोमेन एंड रेंज होती क्या है। आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू
2x+3। ठीक है, अब इसकी सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मुझे डोमेन बताओ। अब आप मुझे बताओगे कि इसके अंदर x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है भाई, अब x की यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं। देखो मैंने आपको 3 इनपुट दिए, मैंने आपको बताया कि भाई x की वैल्यू है 1, 2 एंड 3। मैंने आपको 3 इनपुट दिए थे, तो आप मुझे यहाँ पर लिख दोगे इसकी डोमेन होगी 1, 2, 3 और इसको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दोगे। ये हो गई आपकी डोमेन। अब जो आपका दूसरा लफ्ज है रेंज का, रेंज आपसे कहती है मुझे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y बता दो। मतलब कि आपका जो ये फंक्शन है या फिर इस फंक्शन से जो भी ग्राफ बनेगा उसके ऊपर y की कितनी वैल्यूज हो सकती है, y की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो आपके पास 3 वैल्यूज निकल कर आई, 5, 7 एंड 9। आप मुझे यहाँ पर लिखकर बता देंगे भैया मेरे पास, अगर आप मुझे x के अंदर ये इनपुट्स देंगे तो मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज होंगी 5, 7 एंड 9। ठीक है भाई, ये होता है आपका पूरा कॉन्सेप्ट डोमेन एंड रेंज का। डोमेन एंड रेंज में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। डोमेन एंड रेंज का सीधा मतलब यही है कि आप मुझे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x बता दें और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y बता दें। ठीक है, अब इसके बाद पूरी तरह एक्सरसाइज पर मूव करने से पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है बट मैं यहाँ पर आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा, और वो कॉन्सेप्ट है रिकॉल ऑफ सेट बिल्डर फॉर। अब अपनी मैट्रिक क्लास को जरा सा याद करो। आपने अपनी मैट्रिक क्लास के चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक चीज पढ़ी थी जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये फॉर्म कुछ ऐसी हुआ करती थी, ये फॉर्म थी कुछ ऐसी, x such that x belongs to। ठीक है, इस तरह की चीज आपने लाजिम बचपन में पढ़ी होगी। अब इस चीज को दोबारा रिकॉल करना पड़ेगा ताकि आप अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। अब ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको मैं बोलता हूं मैथमेटिकल सेंटेंस। क्या बोलता हूं? मैथमेटिकल सेंटेंस। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि भाई कुछ सेट्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि इनके उनके सारे एलिमेंट्स लिखना पॉसिबल ही नहीं है। लाइक मैं तुम्हें कह दूं कि भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, उन्हें कहां तक जा रहे हैं बात किसी को नहीं पता, उसको आप नॉर्मली नहीं लिख सकते, बट उसका सेट बिल्डर फॉर्म में बड़ी आसानी से लिख लिया जाता है, इसलिए मैं इसको कहता हूं मैथमेटिकल सेंटेंस। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले आपको उन सिंबल्स के नाम याद करने पड़ेंगे। इसके सिंबल्स के नाम याद करने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले सिंबल जो इसमें इस्तेमाल होता है ना वो होता है ये वाला। अब इसको पढ़ते हैं x such that x। अब इसे कोई खास मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो। अब इसके बाद जो दूसरा सिंबल आ रहा है ना उसका, वो सिंबल जरा समझने का। दूसरा सिंबल है ये वाला, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि ताल्लुक है। बिलोंग्स टू यानी कि इसका ताल्लुक है। सही है। अब इसका मतलब कि यहाँ पे जो मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिख के दिखाई ना, यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है। यहाँ पर मैंने ये बिलोंग्स टू लिखा हुआ है और इसके आगे लिखा हुआ है आर। ये जो आर है, इस आर का मतलब है रियल नंबर्स। मैं आपसे कह रहा हूं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब इस सेट के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे होंगे उन सबका ताल्लुक रियल नंबर्स के सेट से, वो सारे के सारे रियल नंबर के सेट से होंगे, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स है। और जो इसके बाद जो आपके पास आता है सिंबल, वो सिंबल है ये वाला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंड। ठीक, इतने काफी है। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताऊंगा सेट बिल्डर फॉर्म की। एग्जांपल्स, जो सबसे पहली एग्जांपल मैं ले रहा हूं ना, पहली एग्जांपल है हमारी रेशनल नंबर्स। मैं आपसे कह रहा हूं रेशनल नंबर्स का एक सेट है, उस पूरे सेट को आप मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ। आप कैसे लिखेंगे?
सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए रेशनल नंबर्स के बारे में। वो पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट आप जमा आपके पास होगा P अपॉन Q। रेशनल नंबर हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, ये बात आपको पता है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात आपके पास ये है कि जो Q होगा ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? इज नॉट इक्वल टू 0। और तीसरी बात जो आपको इसके अंदर पता होगी वो ये है कि ये सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग करेंगे। रियल नंबर्स, ठीक है भाई। अब मैं कह रहा हूं इसका सेट लिख के दिखा, अब मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ। अब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरह लिखेंगे, सबसे पहले वाला ब्रैकेट खोला, इसके अंदर जो सेट बिल्डर फॉर्म की स्टार्टिंग होती है वो लिखोगे x सच दैट x। अब बताओ कि इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो नंबर किस सेट में मौजूद हैं? इन तीनों में से देखो सेट कौन सा है? सेट है ये वाला, ये है सेट। आप लिखोगे बिलोंग्स टू, इसके अंदर मौजूद सारे के सारे नंबर्स ताल्लुक रखते हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। और जब आपने ये लिख दिया इसके बाद आप उनको बताओगे कि इसके अंदर कंडीशन क्या हो सकती है। मतलब भाई रियल नंबर्स हो गए, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। अब इसके बाद आप बताओगे कि इसकी फॉर्म क्या होती है। इसकी फॉर्म होती है P अपॉन Q। और अब अपनी कंडीशन बताओगे इस P अपॉन Q के साथ। आपकी कंडीशन है कि आपका जो Q, कोई भी Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको और तमीज से लिखना चाह रहे हो जिस तरह बुक्स में लिखा होता है, तो वो ऐसे लिखा होता है, बुक्स में लिखा होगा x such that x P upon Q belongs to R and Q is not equals to 0। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे आप x such that x P upon Q belongs to R for all Q is not equals to 0। आपके पास P एक नंबर होगा, Q एक नंबर होगा, P और Q आपके दोनों रियल नंबर्स हैं। और शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो आपका Q है ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है भाई। अब इसके बाद आप तैयार हैं कि आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट की, आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट की जाए। यहां पर स्टार्ट हो रही है अब एक्सरसाइज नंबर 2.1। देखो एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है ना, वो पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला। इसके अंदर आपसे क्या कह रहा है? इसके अंदर आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस थ्रू ग्राफ। आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है, आप मुझे इस ग्राफ से डोमेन और रेंज निकाल के बताओ। मैंने आपको डोमेन के अंदर क्या बताया? मैंने आपको कहा डोमेन होती है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x और रेंज होती है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर ही सॉल्व कर देता हूं। यहां पर आपका पार्ट वन के अंदर जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ को जरा देखो। इस ग्राफ के अंदर देखो x की कितनी वैल्यूज हैं। डोमेन निकालनी है सबसे पहले आपको। डोमेन निकालने के लिए क्या होता है? आपके पास जितनी भी x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो सारी की सारी बताओ। देखो आपके पास ये जो ग्राफ है, यहां पर सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और यहां पर सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों x के हैं। अब मुझे आप बताओ x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। ये जो आपकी पिंक लाइन है ये आपका ग्राफ शो कर रही है, ये आपका फंक्शन शो कर रही है। अब ये जो पिंक लाइन कहां तक जा रही है? ये देखो आपको लग रहा है कि यहाँ पे एंड होती है, लेकिन एंड नहीं हो रहा है, ग्राफ यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है। ये कुछ ऐसे जाएगा और ये चलता ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। अब ये कौन कौन सी x की वैल्यूज कवर कर रही हैं? ये x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज भी कवर कर रहा है और ये x की सारी नेगेटिव वैल्यूज भी कवर कर रहा है। कैसे? ये देखो वन के ऊपर ये भी लाइन मौजूद है,
2 इसके ऊपर भी लाइन मौजूद है, 3 इसके ऊपर भी लाइन मौजूद है, 4 इसके ऊपर भी लाइन मौजूद होगी और इसके बाद जितने नंबर्स होंगे पॉजिटिव के सबके ऊपर ये वाली पिंक लाइन मौजूद होगी। और सेम नेगेटिव में, नेगेटिव के अंदर ही 1 पे ये लाइन मौजूद होगी, 2 पे भी ये लाइन मौजूद होगी, -3 पे भी ये लाइन मौजूद होगी, -4 और इसके बाद जितने भी नेगेटिव एक्स के नंबर्स होंगे सबके ऊपर ये वाली लाइन मौजूद होगी। तो अब आप इसकी जो डोमेन लिखेंगे वो आप लिखेंगे इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसकी डोमेन होगी x such that x belongs to R, यानी कि रियल नंबर्स। अब दूसरी बात, इसकी आप रेंज बताएं मुझे। रेंज, ठीक है भाई। अब रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होती है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। अब इस ग्राफ के अंदर जो ऊपर की साइड है यहां पर सारी y की प्लस की वैल्यूज होंगी पॉजिटिव, और जो नीचे की साइड है यहां पर सारी y की माइनस की नेगेटिव की वैल्यूज होंगी। एक ग्राफ के अंदर ऊपर की साइड पे सारे y पॉजिटिव होते हैं और इस सेंटर पॉइंट से नीचे की साइड पर सारे के सारे y नेगेटिव होते हैं। अब आप मुझे बताओ कि ये जो प्लस की वैल्यू है 1, इसके इर्द गिर्द में ये पिंक लाइन मौजूद है या नहीं? देखो 1 के पास, +1 के पास ये लाइन मौजूद है, +2 के पास ये लाइन मौजूद है, +3 के पास ये लाइन मौजूद है, +4 के पास ये लाइन मौजूद है। और ये ग्राफ अगर एक्सटेंड हो रहा है तो इसके बाद जितने भी प्लस की वैल्यूज आएंगी उनके ऊपर ये पिंक लाइन मौजूद होगी, यानी कि ग्राफ मौजूद होगा। क्या क्या पता चला? पता ये चला कि इस फंक्शन के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स तो होंगे। अब बात आती है नेगेटिव नंबर्स की। अब ग्राफ से नीचे आ जाओ, -1, -2, -3, -4। अब देखो इनके इर्द गिर्द में कहीं भी ये वाली पिंक लाइन मौजूद है, कहीं भी ग्राफ मौजूद है? तो आप देखोगे कहीं भी एक ग्राफ मौजूद नहीं है। तो इसकी रेंज के अंदर क्या होगा? इसकी रेंज के अंदर होंगे सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे y such that y belongs to R for all and y greater than equals to 0। को पढ़ो, यानी यहाँ पे x और यहाँ पे y क्यों लिखा? वो इस वजह से लिखा कि जो डोमेन है, डोमेन के अंदर तमाम x की वैल्यूज होती हैं तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया। रेंज के अंदर सारी की सारी y वाली वैल्यूज होती हैं तो मैंने यहाँ पर y लिख दिया। अब अगला सिंबल बिलोंग्स टू का, इसका ताल्लुक है रियल नंबर्स के सेट से। अब यहाँ पर जो ये मैंने एक कैप बनाई है, इस कैप का मतलब है एंड। और जो मैंने अपनी कंडीशन थी, मैंने अपनी कंडीशन दी। कंडीशन क्या थी? मेरी जितनी भी y की वैल्यूज होंगी ये सारी की सारी या तो बड़ी होंगी या फिर इक्वल होंगी 0 से। और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि आप ग्राफ पे देखो ये रहा 0 और 0 के ऊपर भी ये लाइन मौजूद है और 0 से ऊपर जितने भी नंबर्स हैं उन सब में ये लाइन मौजूद है। यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 1 खत्म होता है। अब अगर इसका पार्ट नंबर 2 मैं आपको करवाऊं, पार्ट नंबर 2 के अंदर आपकी जो डोमेन आएगी वो आप जरा देखें। सबसे पहले डोमेन के अंदर क्या देखना है? डोमेन के अंदर आपको देखना है कि x की वैल्यूज। अब देखो डोमेन क्या, मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव कहां होता है, नेगेटिव कहां होता है। ग्राफ आगे एक्सटेंड हो रहा है, ये बात भी आपको पता है। ये ग्राफ यहां से एक्सटेंड हो रहा है और ये ग्राफ इस तरह से चलता ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। अब आप जस्ट मुझे इतना बताओ, इस ग्राफ के ऊपर जितनी भी पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज हैं उन पे ये लाइन मौजूद है या नहीं? तो अच्छी तरह से दिख रहा है सारी पॉजिटिव पे ये लाइन मौजूद है और जितने भी नेगेटिव के एक्स हैं उनके ऊपर भी ये लाइन मौजूद है। तो इसकी डोमेन हो जाएगी x such that x belongs to real numbers, यानी कि जितने भी नंबर्स यहां पर मौजूद हैं, चाहे पॉजिटिव के नंबर्स हो चाहे नेगेटिव के नंबर्स हो, वो सारे के सारे नंबर्स इस डोमेन में मौजूद होंगे। और दूसरी बात आती है हमारी रेंज की। रेंज, रेंज का मतलब y के अंदर देखो, y के अंदर ऊपर की साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, नीचे की साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं। अब सबसे पहले मुझे बताओ कि जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज है उनके ऊपर ये ग्राफ मौजूद है या नहीं? देखो पॉजिटिव वैल्यूज की, सारी पॉजिटिव वैल्यूज के अंदर ग्राफ मौजूद है और सारी नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर भी ये ग्राफ मौजूद है। मतलब इसके अंदर जितने भी रियल नंबर्स हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सारे के सारे मौजूद होंगे। तो आप इसका सेट लिख दोगे y such that y belongs to R, यानी कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारी हमारी रेंज के अंदर मौजूद हैं। ठीक है भाई। अब आपका जो पार्ट 3 उसे करवाने के लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा।
ठीक है भाई। अब है आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3। अब देखो पार्ट नंबर 3 के ग्राफ में देखो, सबसे पहले आप एक्स की वैल्यूज देखो डोमेन में। सबसे पहले क्या निकालनी है? सबसे पहले हमें निकालनी है डोमेन। डोमेन में आप देखो एक्स की वैल्यूज, एक्स के ऊपर आप देखो जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। देखो पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर ये वाली लाइन मौजूद है, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स तो होंगे। एक बात पक्की हो गई, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। और दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये देखती कि क्या ये नेगेटिव नंबर्स मौजूद होंगे। तो देखो अब ये नेगेटिव के सेक्शन में आ गए। अब इस नेगेटिव के सेक्शन के अंदर कहीं भी ये ग्राफ नजर नहीं आ रहा, मतलब कि जो नेगेटिव के नंबर्स होंगे ना वो तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक, तो आपकी डोमेन आ गई x such that x belongs to R and x are greater than equals to 0। मैंने क्या लिखा? मैंने कहा x such that x belongs to R, मतलब जितने भी मेरे पास x होंगे उन सारे x का ताल्लुक होगा रियल नंबर से, और रियल नंबर्स के साथ ताल्लुक के बाद मैंने आपको कहा एंड। और एक और बात मेरी सुनो, मेरी अगली बात क्या, मैं अपनी अगली बात कह रहा हूं कि जो मेरा x होगा वो या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा 0 से। और यही बात सेम ग्राफ कह रहा है। ग्राफ के ऊपर इस लाइन के नीचे या तो 0 आ रहा है या फिर 0 से बड़ी सारी वैल्यूज आ रही हैं, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। अब आप देखो रेंज। रेंज के लिए सेम चीज देखोगे। रेंज के लिए आप क्या देखोगे? सबसे पहले आप पॉजिटिव में आ जाओ। पॉजिटिव वाई की वैल्यूज ये वाली हैं। क्या इनमें जितने भी नंबर्स हैं उन सब पर ये ग्राफ मौजूद है। ये देखो 1 के ऊपर ये ग्राफ मौजूद है, 2 के ऊपर ये ग्राफ मौजूद है, 3 के ऊपर ये ग्राफ नजर नहीं आ रहा, बट यहाँ पर ये ग्राफ एक्सटेंड होगा। और जब ये एक्सटेंड होगा तो कहीं ना कहीं जाकर ये 3 को भी, ये 3 से भी मिलेगा, 4 से ही मिलेगा, 5 से ही मिलेगा, और इससे ऊपर के नंबर से भी मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या हुई? कंडीशन इसके अंदर भी यही हुई कि इसके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, पॉजिटिव नंबर्स। और इसकी जो रेंज होगी वो भी सेम वैसी होगी जैसी इसकी डोमेन थी, y such that y belongs to R and y are greater than equals to 0। ठीक, अब आपके पास मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 करवाए। अब आता है आपका पार्ट नंबर 4। देखो देखो मैं आपको पार्ट नंबर 5 करवा रहा हूं, क्योंकि पार्ट नंबर 4 आप खुद बहुत आराम से कर सकते हैं अगर आपने पार्ट नंबर 5 को समझ लिया। पार्ट नंबर 5 की डोमेन। अब पार्ट नंबर 5 के अंदर ना कुछ इंफॉर्मेशन अपनी गैदर, कुछ इंफॉर्मेशन निकालो। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले देखो क्या नेगेटिव नंबर्स हैं। नंबर्स कितनी टाइप के होते हैं सबसे पहले ये लिख लो। नेगेटिव नंबर्स होते हैं हमारे पास, 0 होता है हमारे पास, और पॉजिटिव नंबर होते हैं हमारे पास। ये मैं लिख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ डोमेन के लिए फिलहाल। अब सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि क्या नेगेटिव के ऊपर ये ग्राफ मौजूद है? एक्स की जो नेगेटिव वैल्यूज है उन पे ये ग्राफ मौजूद है। देखो ये वाली लाइन तो मौजूद नहीं है, बट ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये नीचे वाली लाइन, ये एक्स के नेगेटिव नंबर्स को कवर कर रही है, मतलब भाई नेगेटिव नंबर्स तो होंगे। अब देखो क्या 0 होगा? अब मैं तुम्हें अगर इसको जूम करके दिखाऊं तो यहां पे देखो ये जो 0 है ना, ये 0 कहीं भी टच नहीं हो रहा। अगर आप यहां भी देखो, यहां पे छोटी सी स्पेस मौजूद है, यहां भी एक छोटी सी स्पेस मौजूद है, हर जगह पे एक छोटी सी स्पेस मौजूद है, मतलब ये ग्राफ 0 को टच नहीं करेगा। क्या कहना चाह रहे हैं? वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस बात को नोट कर लो कि ये ग्राफ कहीं भी 0 को टच नहीं करेगा, मतलब 0 नहीं होगा इसके अंदर। अब आ गए पॉजिटिव नंबर्स। क्या इसमें पॉजिटिव नंबर्स मौजूद होंगे? तो देखो नीचे वाली लाइन के ऊपर सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, बट पॉजिटिव नंबर्स नीचे वाली लाइन के ऊपर नहीं है। ऊपर वाली लाइन जो है वो यहाँ पर आपको x के सारे पॉजिटिव नंबर शो कर रही है, मतलब आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे। तो इसके अंदर हुआ क्या? इसके अंदर आप डोमेन में लिखोगे मेरे पास सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, मेरे पास सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन लेकिन इनके अंदर एक रियल नंबर नहीं है। वो रियल नंबर कौन सा नहीं है? वो रियल नंबर 0 है। 0 के अलावा तमाम के तमाम रियल नंबर्स मेरे पास इस डोमेन में हैं। अब हमारा टास्क ये है कि इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है। अब उसके अंदर लिखने के लिए ब्रैकेट ओपन करो, लिखो x
such that x belongs to R। ये लाइन तो अभी कांस्टेंट रहेगी, हर जगह आएगी। अब इसके बाद आप ये वाली कैप लगाओगे जिसका मतलब होता है एंड। अब इसके बाद अपनी अपनी आप देंगे कंडीशन। अब कंडीशन क्या होगी? अब आपकी कंडीशन ये है कि मेरे जितने भी एक्स हैं, एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं, जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो के अलावा आप एक्स की जो वैल्यू कर ले, बट जीरो नहीं होनी चाहिए। ये मेरी डोमेन है। अब रेंज पे आते हैं। रेंज, रेंज के अंदर भी सेम यही हो रहा है। रेंज के अंदर आपको सारी y की वैल्यूज निकालनी है। अब उसके लिए आप लिखो नंबर्स कितनी तरह के, आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं, आपके पास जीरो है, और आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। सबसे पहले देखो क्या नेगेटिव नंबर्स इस ग्राफ पर शो हो रहे हैं y के, तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ से नीचे की साइड पे सारे y के नेगेटिव नंबर्स कवर हो रहे हैं, मतलब भाई नेगेटिव नंबर्स होंगे। जीरो, यहाँ पर जीरो है देखो यहाँ पे, लेकिन ग्राफ जीरो को टच नहीं कर रहा। अब यहाँ भी मैंने आपको जूम करके दिखाया कि यहाँ पर कुछ जगह मौजूद है, मतलब इस ग्राफ ने इस एक्सिस लाइन को हिट नहीं किया, यानी कि ये जीरो नहीं हुआ, तो मतलब जीरो तो यहाँ पे नहीं होगा। अगला क्या है? अगला है अगले हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स देखो बाई के मौजूद हैं। ये जो ऊपर वाली पिंक लाइन है, ये देखो ऊपर की साइड पे जा रही है, और ये आपको शो कर रही है सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि मेरे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे। तो इसकी रेंज लिखी जाएगी y such that y belongs to R and y are not equals to 0। सेम वैसे ही जैसे आपने डोमेन लिखी थी। अब इसके बाद जो अगर पार्ट नंबर 4 है ना, पार्ट नंबर 4 की सेट बिल्डर फॉर्म तो आप खुद लिखेंगे, बट मैं आपको बता दूं इसके अंदर होगा क्या। इसके अंदर पार्ट नंबर 4 के अंदर सबसे पहले ये देखो कि इसके अंदर हो क्या रहा है। मैंने आपसे कहा था आपके पास तीन तरह के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं आपके पास नेगेटिव नंबर्स, एक होता है आपके पास जीरो, और एक होते हैं आपके पास पॉजिटिव नंबर्स। अब आप यहाँ पे देखो क्या नेगेटिव नंबर्स हैं। एक्स में देखो, एक्स के अंदर नेगेटिव नंबर शो हो रहे हैं, और यहाँ पर ये देखो ये ग्राफ यहाँ से आपको नेगेटिव नंबर शो करा रहा है, और एक्स के अंदर ये ग्राफ आपको पॉजिटिव नंबर भी शो करा रहा है। और सेम पार्ट नंबर 5 की तरह यहाँ पे इस जीरो के ऊपर ये लाइन इस जीरो को हिट नहीं कर रही, और यहाँ पर जो एंड है, इस एंड के ऊपर ये लाइन स्ट्रेट हो गई है। यहाँ पर एक्स लाइन और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस है, मतलब जीरो नहीं होगा। आपकी डोमेन और रेंज दोनों के अंदर जीरो नहीं होगा, ये बात आपकी फिक्स हो गई। ठीक, और आपकी डोमेन में एक्स की सारी पॉजिटिव की वैल्यूज और नेगेटिव की वैल्यूज होंगी। अब बात कर लेते हैं रेंज की। रेंज के अंदर आपके पास क्या होगा? आप देखो आपके पास जीरो तो हिट नहीं हो रहा, मतलब जीरो तो बिल्कुल भी नहीं। बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स की। नेगेटिव पोर्शन जो है आपका पूरा नीचे का है। अब यहाँ पर क्या ये ग्राफ मौजूद है? देखो इस नेगेटिव पोर्शन के अंदर ये ग्राफ मौजूद नहीं है। नेगेटिव ये ग्राफ इस ऊपर के पोर्शन में मौजूद है, और ये ऊपर का पूरा पोर्शन y के लिए पॉजिटिव होता है। y के लिए ये ऊपर का पूरा पोर्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नहीं है y का पोर्शन। इस वजह से आप ये कहेंगे कि इसकी रेंज में मेरे पास y की नेगेटिव वैल्यूज भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ y की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। अब आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि आपको मैंने क्या लिखवाया, कि मैंने बताया कि इसकी जो डोमेन होगी उस डोमेन में सारे नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और इसकी जो रेंज होगी उसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। उसके अंदर कोई जीरो नहीं, कोई नेगेटिव, सिर्फ वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। अब आपका काम ये है कि आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और ये आप लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर मैंने ये वाली सेट बिल्डर फॉर्म बाकी किसी ना किसी पार्ट में लिखवा दी है। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है इफ f of x equals to 5x plus 2 and g of x equals to 2x minus 3 then find f o g g o f o x and g o g। देखो अब ये चीज मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बुकाया ने आपसे क्या कहा? उसने आपको दो फंक्शंस दिए। पहला फंक्शन उसने आपको दिया
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x प्लस 2 और दूसरा फंक्शन उन्होंने आपको दिया g ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है भाई, आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक है 5x प्लस 2 और दूसरा फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 3। अब आपसे कह रहा है कि आप मुझे कुछ चीजें निकाल के दें। वो कह रहा है कि आप फाइंड करो। क्या फाइंड करोगे? आप फाइंड करोगे सबसे पहले एफ ओ जी, फिर आप फाइंड करोगे जी ओ एफ, फिर आप फाइंड करोगे एफ ओ एफ एंड इन द एंड आप फाइंड करेंगे जी ओ जी। अब देखो ये ना दिखने में बड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ये बहुत आसान है। इसके अंदर करा क्या है? इसके अंदर उन्होंने करा ये है कि दो फंक्शंस को आपस में मिक्स कर दिया। किस तरह से मिक्स किया? अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपको सब समझ आएगी। सबसे पहले मैं इसका पार्ट नंबर 1 करूंगा एफ ओ जी सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूं इसके लिए फॉर एफ ओ जी। एफ ओ जी निकालने के लिए सबसे पहले तो आप फंक्शंस को दोबारा लिख दो। आपके पास पहला फंक्शन था 5x प्लस 2 और दूसरा फंक्शन आपके पास था g ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है भाई, यहां पर मुझसे गलती हो गई छोटी सी, यहां पर f ऑफ x है, ये इसको बढ़ते हैं f ऑफ x, इसको बढ़ते हैं g ऑफ x। ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को ऑफ करके पढ़ते हैं और इसके अंदर जो भी नंबर लिखा हो वेरिएबल है। देखो यहाँ पे आपके पास f, g और x लिखे हुए हैं, इसके अलावा कोई भी दूसरा वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, वेरिएबल्स चेंज होते हैं फंक्शन से क्वेश्चंस के अंदर। अब आपसे कहा है एफ ओ जी निकाल के दो। एफ ओ जी निकालने का मतलब क्या है? एफ ओ जी निकालने का मतलब यह है कि आप एफ के अंदर जी की वैल्यू पुट कर दो। किस तरीके से? मैंने आपको ऊपर कुछ ये करके दिखाया था कि x की कुछ वैल्यूज आपके पास एज ए इनपुट मौजूद थी, अब उनको आपने पुट किया और आपके पास एक आउटपुट आ गया। अब इसके अंदर आपको फंक्शन को मिक्स करना है, कुछ इस तरह से करना है कि एफ ओ जी के अंदर सबसे पहले आप लिखो एफ के अंदर आप वैल्यू पुट करो किसकी? जी। आपसे क्या कह रहे हैं? एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी का मतलब एक्स के अंदर आपको जी पुट करना है। आप लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया था, एक्स की वैल्यूज पुट की जाती हैं, इसी तरह से आप यहां पर एफ में जी की वैल्यू पुट कर दोगे। मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आपके पास ये एक्स है ना, इस x की वैल्यू हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है भाई, अब पुट करता हूं। पुट कैसे करेंगे? 5x की जगह पुट कर दो 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, कुछ भी नहीं किया। यहां पर 5 लिखा हुआ था, इस 5 को उठा के ऐसे ही कॉपी कर दिया। यहां पर x लिखा हुआ था, इस x के अंदर ये g ऑफ x पुट कर दिया और उसके बाद प्लस 2 लिखा था, ये 2 ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। अब इसके बाद सिंपल अलजेब्रा है जो आप अपनी क्लासेस के अंदर करके आए हैं। 5 2 जा 10x स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 प्लस 2। आंसर आपके पास 10x स्क्वायर माइनस 13। ठीक है भाई, ये आपके पास आंसर आ गया अपने एफ ओ जी का। आपके पास एफ ओ जी क्या आ गया? एफ ओ जी आ गया आपके पास 10x स्क्वायर माइनस 13। ये दिया हुआ था आपको फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है जी फाइंड जी ओ एफ। तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर जी ओ एफ। अब मैं आपको जी ओ एफ निकाल के दे रहा हूं। अब इसके अंदर भी क्या करना है? सबसे पहले ये और जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना एफ ओ जी और जी ओ एफ, ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। सबसे पहले आप देखो कि आपके पास पहले क्या लिखा, पहला के बाद लिखा हुआ है जी, तो सबसे पहले आप लिख दो जी ओ एफ, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3। उसके बाद आपके पास वो लिखा है, फिर लिखा आपके पास f। अब g ऑफ x लिखने के बाद आप लिखो f ऑफ x। f ऑफ x आपके पास दिया हुआ है 5x प्लस 2।
ठीक है भाई। अब ऊपर क्या हुआ था, ऊपर आपसे उसने जब एफ ओ जी लिख कर दिया था तो हमने एफ के अंदर जी की वैल्यू पुट की थी। अब इन्होंने हमें जी ओ एफ लिख कर दिया है तो मतलब हम जी के अंदर एफ की वैल्यू पुट करेंगे। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है सबसे पहले 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 जो लिखा है ना इनमें, सबसे पहले ये वाला ले लो, लिखो जी, ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोल दिया। अब यहां पर लिखा है एफ, यहां पे जो चीज लिखी है ना वो लिख दो, यहां पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स। अब ब्रैकेट्स बंद कर दो। ठीक है भाई, अब आपने ये बात एक चीज लिख दी। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज क्या पुट करोगे, आप जी के अंदर एफ की वैल्यू पुट कर दोगे सेम पहले की तरह। यहां पर आपके पास जी ऑफ एक्स लिखा है, यहां पर जहां जहां एक्स लिखा होगा ना वहां वहां आप एक्स की जगह पुट कर देंगे 5x+2। आप यहां पर हर x की जगह 5x+2 पुट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले 2 ऐसे ही लिख दिया कॉपी करके, उसके बाद एक्स स्क्वायर लिखा है, यहां पर लिखा है x, इस x की जगह मैं पुट करूंगा 5x+2 का स्क्वायर -3। देखो मैंने फिर से कुछ भी नहीं किया, 2 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद जब x लिखा था x की जगह मैंने यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू लिख दी 5x+2 का स्क्वायर -3। अब यहाँ पर है 5x+2 का स्क्वायर। यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर पहले फॉर्मूला ओपन होगा, तो फॉर्मूला ओपन करते हैं। फॉर्मूला कैसे ओपन होगा, लिखोगे जी ओ एफ इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए क्या है, ए है 5 और पी है 2। सबसे पहले ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए मतलब कि 5 मल्टीप्लाई बाय बी मतलब कि 2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर -3। इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 25 प्लस 20, पर यहाँ पे x भी आता है, सॉरी 25, यहाँ पे मैं x लिखना भूल गया था, 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 4। ठीक है भाई, यहाँ पर है 5x, यहाँ पर आएगा आपका 5x, यहाँ पे पूरे पे स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर आपका सॉल्व होगा, 2 5 10, 5 2 20 और यहाँ पर हो गया 4। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सीधा सीधा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया है -3। और अब इसको मल्टीप्लाई, अब इसको ओपन कर दोगे, इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल्स टू 50। आप लिखेंगे 50x स्क्वायर प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 20, 25 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या होता है, 25 मल्टीप्लाई बाय 20, 25 मल्टीप्लाई बाय 20 होता है आपका 500, 500x प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 100 माइनस का 3। अब फाइनली इसको आप सॉल्व करेंगे। देखो 25x स्क्वायर आप कुछ नहीं कर सकते, 500x को भी आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 100 माइनस 3 आप कर सकते हैं, जिसका आंसर होता है 97। तो आपके पास फाइनली GOF का आंसर आ गया 50x स्क्वायर प्लस 500x प्लस 97। अब यहां पर आपका आंसर आ गया GOF का। ठीक है भाई, अब थर्ड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट आपको दिया है FOF। मैं लिखूंगा यहां पर फॉर FOF कि अब मैं आपको FOF निकाल कर दूंगा। अब इसके अंदर आपके पास पहले कौन सा फंक्शन दिया है, सबसे पहले आपके पास फंक्शन दिया हुआ है f का, तो आप लिख दोगे f ऑफ x इज इक्वल टू 5x+2। दूसरा कोई फंक्शन दिया, देखो क्या दूसरा कोई फंक्शन नहीं दिया। ठीक है, आपको कह रहा है f को भी f के अंदर पुट कर दो। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था सेम वैसे ही करना। मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहले जो पहले लिखा होगा ना उसको दोबारा कॉपी कर दो। पहला के पास लिखा है f, तो आपने लिख दिया f, अब आपने खोला ब्रैकेट, अब इसके बाद जो दूसरा लिखा है, दूसरा भी लिखा है के पास f, आप ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे f ऑफ x
इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, अब सेम ऐसे ही जैसे आपके पास ये एक फंक्शन है ना, इसको मैंने 2 दफा लिख दिया। इस मैं 2 दफा क्यों लिखा, यहां से मैं कॉपी करूंगा और यहां से मैं एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा। सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले यहां पर लिखा है 5, 5 को वैसे ही लिख दिया। अब 5 के बाद लिखा है x, अब x के लिए क्या कहा हुआ है, x के लिए जो बाद में फंक्शन लिखा होता है उसकी वो फंक्शन पुट कर दिया जाता है x की जगह। तो यहाँ पर जो ये x है इसकी जगह पुट कर दी जाएगी ये वाले f ऑफ x की वैल्यू, क्योंकि आपसे f o f ही कहा है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 2 प्लस 2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 5 5 25 प्लस 5 2 10 प्लस 2, 25 के साथ x भी आएगा, 25x प्लस 10 प्लस 2। ठीक है भाई, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 25x वैसा ही रहेगा क्योंकि इसको आप और सॉल्व नहीं कर सकते, बट 10 और 2, 10 और 2 का प्लस कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। ये आ गया आपके पास आंसर एफ ओ एफ का। ठीक है भाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, इसके अंदर सिर्फ फंक्शन लिखा, पहले वाले फंक्शन को लिखा, उस पहले वाले फंक्शन के अंदर दूसरा वाला फंक्शन पुट करके सिंप्लीफाई करवा दिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे कह रहे हैं इफ f of x is equals to 2x and g of x equals to x plus 1, then find FOG of x for x equals to -5। देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, इसके अंदर आपको पहले की तरह एक दो फंक्शन दिए हुए, एक फंक्शन दिया f of x और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है g of x, लेकिन इसके अंदर एक खास बात पता है क्या करी है, इसके अंदर खास बात ये करी है कि आपको एक अलग से वैल्यू दे दी। वो अलग से क्या वैल्यू दी, आपको अलग से वैल्यू दी x इक्वल टू -5 का। अब इस x इक्वल टू -5 का इस्तेमाल हम बिल्कुल क्वेश्चन के एंड में करेंगे। अब करेंगे बिल्कुल क्वेश्चन के एंड में, इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। सॉल्यूशन के अंदर कुछ भी नहीं करो, आपको अगर एफओजी लिखा हुआ है ना, सबसे पहले एफओजी निकाल के रख दो। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एफओजी निकालेंगे। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप लिखेंगे फंक्शंस को दोनों बार। पहले आपके पास फंक्शन के सब पहले आप निकालेंगे क्या, आप निकालेंगे एफओजी। सबसे पहले लिख दो फॉर एफओजी, ताकि उनको पता लग जाए कि इस वक्त आप एफओजी निकाल रहे हैं। अब एफओजी के अंदर कितने फंक्शन इन्वॉल्व हैं, पहला फंक्शन एफ इन्वॉल्व है, दूसरा फंक्शन जी इन्वॉल्व है, तो आप एफ ऑफ एक्स और जी दोनों फंक्शंस को यहां पर लिख दो। सबसे पहले लिखोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x और दूसरा फंक्शन आपके पास है g ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है भाई, आपसे कहा क्या, आपसे कहा एफ ओ जी निकाल के दे दें। एफ ओ जी निकालने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जो पहले लिखा होगा उसको वैसे ही लिख दो। पहले एफ लिखा है, अब ब्रैकेट के अंदर जो दूसरा फंक्शन है ना जी, वो लिखना। देखो यहां पे लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स, मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू। अब क्या हो रहा है, अब आपके बाद जो पहले फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स होगा वहां वहां दूसरा फंक्शन पुट कर देना। पहला फंक्शन आपके पास है 2x, तो भाई 2 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब x जो है, x के अंदर दूसरा फंक्शन पुट करना है, तो x की जगह आ जाएगा आपका x प्लस 1। ठीक है भाई, अब इसको सीधा सीधा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करिए, क्या आंसर आएगा, 2x प्लस 2। ये तो हो गया आपका एफ ओ जी।
चलो भाई, पहली कामयाबी आपने हासिल कर ली। क्या कामयाबी? आपको एफओजी निकालना था, आपने एफओजी निकाल दिया, ये आपकी पहली कामयाबी हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात उन्होंने आपको एक कंडीशन दी थी। वो कंडीशन क्या दी थी? उन्होंने आपसे कहा था आप मुझे एफ ओ जी निकाल के दो, बट आपके पास एक्स की वैल्यू 5 है। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि आपके पास जो एफ ओ जी है ना 2x+2, अब आप इसको लिखोगे दोबारा, एफ ओ जी इक्वल टू 2x+2, और यहां पर इस बार आप x की जगह पुट कर देंगे -5। ठीक है, तो अब नोटेशन थोड़ी सी चेंज होगी। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको पता है क्या नोटेशन दी है? वो लिखा हुआ क्या? एफ ओ जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर जो आपने एफ ओ जी कर दिया ना, अब आपने जो ये निकाला है, ये खुद से एक नया फंक्शन बन गया। ठीक, अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+2। अब चूंकि आपको x की जगह -5 पुट करना है, अब आप लिखेंगे यहाँ पे एफ एफ ओ जी, और जहां जहां x वहां वहां -5 लिखा जाएगा। पहला x यहाँ पर लिखोगे -5, और इक्वेशन के अंदर होगा 2 माइनस 5+2। ठीक है भाई, अब इसको किया सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आएगा 2 5 10, लेकिन माइनस की साइन है, तो सबसे पहले लिखा जाएगा -10+2। -10+2 क्या होता है? -10+2 आपका होता है -8। आपके पास फाइनल आंसर आया एफ ओ जी ऑफ -5 का -8, और यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। ठीक है भाई, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, बुक के अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अभी आपको करवाया, जिसके अंदर आपको एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालना था, एक्स इक्वल टू -5। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको दो फंक्शन दिए हुए, लेकिन इस बार आपको जी ओ एफ निकाल के एक्स इक्वल टू 1 पुट करना है। देखो जी ओ एफ मैंने आपको निकालना सिखा दिया, जैसे अभी एफ ओ जी निकाला था, पिछले क्वेश्चन में जी ओ एफ निकाला था, वैसे ही यहाँ पे जी ओ एफ निकालेंगे। और अभी जिस तरह यहाँ पे बिल्कुल आखिर में जी ओ एफ ओ जी निकालकर एक्स इक्वल टू -5 पुट किया था, वैसे ही वहां पे एंड में जी ओ एफ निकालकर एक्स इक्वल टू 1 पुट कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। ये आप खुद से बहुत आराम से कर सकते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है इफ c ऑफ x इक्वल्स टू cos x एंड p ऑफ x इक्वल्स टू x³ + 1। सबसे पहले आपको उन्होंने दो फंक्शन दिए, एक फंक्शन क्या दिया? c ऑफ x, और दूसरा फंक्शन इन्होंने आपको दिया p ऑफ x। अब आपसे कह रहे हैं देन फाइंड, हमने आपको दो फंक्शन दे दिए, अब आप फाइंड करके बताएं। क्या फाइंड करेंगे? पी ओ सी ऑफ एक्स। अब फाइंड कर दो पी ओ सी। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, सेम वैसी है जैसे मैंने आपको एफ ओ जी और जी एफ करवाया। देखो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज कर दिया। पहले आपके पास एफ ऑफ एक्स था, अब यहाँ पे इन्होंने सी ऑफ एक्स कर दिया। पहले आपके पास जी ऑफ एक्स था, अब इन्होंने पी ऑफ एक्स कर दिया। पहले आप एफ ओ जी निकालते थे, अब आप पी ओ सी निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन के अंदर आप लिखेंगे सबसे पहले फॉर पी ओ सी। तो भाई मैं आपको पी ओ सी निकाल कर दूंगा, और सबसे पी ओ सी निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप अपने फंक्शंस को दोबारा लिख लो। आपको पास पहला फंक्शन क्या था? पहला फंक्शन था c ऑफ x इक्वल टू कॉस एक्स, और दूसरा फंक्शन था आपके पास
P of x equals to x cube plus 1। अब P और C निकालने के लिए आपको मैंने क्या बताया था, उसी चीज को दोबारा याद करो। सबसे पहले देखो कि पहले कौन सा लिखा हुआ है। पहले आपके पास P लिखा हुआ है तो P लिख दो, वैसे ही ब्रैकेट खुलेगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो दूसरा वाला है ना वो लिखोगे। दूसरा कौन सा है? दूसरा यहां पर लिखा है C, तो यहां पर लिख दोगे आप C ऑफ x। यहां पे क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के ऊपर आप जहां P के अंदर जहां जहां x होगा वहां वहां आप C पुट कर देंगे। यहां पे क्या, यहां पर आपके पास P की वैल्यू है x क्यूब प्लस 1। ठीक है भाई, यहां पर x यहां पर इस x की जगह आ जाएगा आपका cos x। क्यों? क्योंकि यहां पर आप P के अंदर C की वैल्यू पुट कर रहे हैं। P के अंदर जहां जहां x होगा वहां वहां cos x आ जाएगा। आप यहां पर लिखोगे cos x का होल क्यूब प्लस 1। ठीक, यहां पर आपका आंसर होगा POC ऑफ x इक्वल्स टू, यहां पर जो क्यूब होगा ना ये उठ के इस पर नहीं आएगा, x पर, ये उठकर पूरे cos पर आएगा। cos क्यूब x प्लस 1। यहां पर एक गलती जो होती है ना, वो गलती ये होती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको जब ये चीज दी जाती है ना cos x का होल क्यूब, वो इसको इस तरह से लिख देते हैं cos x का क्यूब। देखो ये cos x का क्यूब नहीं है, ये जो क्यूब है ये उठकर पूरा का पूरा cos पे आता है। ये क्यूब x पर नहीं आता। ठीक है, यहां पर एक ये बहुत बड़ी गलती की जाती है, बहुत मेजर मिस्टेक है। जब भी आपके पास cos दिया जाए, sin दिया जाए, tan दिया जाए, अगर आपको sin x के ऊपर भी होल क्यूब दिया हुआ है ना, तो आप इसको अगर इस तरह से लिखते हैं sin x क्यूब, ये बिल्कुल गलत है। इसको लिखने का सही तरीका होगा साइन, इस साइन के ऊपर लगाओ क्यूब और इसके बाद लिखो x। ठीक है भाई, आपने यहां पर POC ऑफ x का आंसर निकाल दिया cos क्यूब x प्लस 1, और यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। अब आता है के पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे क्या कह रहा है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर आपसे कह रहा है, आपको गिवन किया हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2, g ऑफ x इक्वल्स टू 3x माइनस 2, और आपसे कह रहा है एफ ओ जी, इसके ऊपर एक एडिशन कर दी। एडिशन क्या करी, इसका आप उन्होंने कहा कि आप मुझे इसका इनवर्स भी निकाल के दो। ये जो -1 लिखा होता है ना पावर में, इसका मतलब होता है इनवर्स। ठीक है भाई, आपसे क्या कह रहे हैं, आपके पास दो फंक्शंस गिवन है। कौन कौन से? पहला फंक्शन आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स, गिवन गिवन है पहला है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, और दूसरा आपके पास गिवन है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2। ये तो आपके पास गिवन है। अब आपसे उन्होंने फाइंड करने को क्या क्या बोला है, उन्होंने आपसे फाइंड करने को क्या क्या बोला है, टू फाइंड। उन्होंने आपसे बोला कि भाई आप मुझे सबसे पहले एफ ओ जी का इनवर्स निकाल के दें, फिर आप मुझे जी ओ एफ का इनवर्स निकाल के दें, उसके बाद आप एक चीज मुझे शो करके दिखाओ। शो क्या करना है, उन्होंने आपसे कहा शो दैट
जी ओ एफ का इनवर्स इक्वल्स टू एफ का इनवर्स ओ जी का इनवर्स। ठीक है भाई। अब इन्होंने आपसे आपको कुछ चार चीजें निकालनी है। पहली चीज आपको एफ ओ जी का इनवर्स, दूसरी जी ओ एफ का इनवर्स, तीसरी फिर जी ओ एफ का इनवर्स और दूसरी एफ इनवर्स एंड जी इनवर्स। आपको ये चीज प्रूफ करनी है। कैसे करोगे? देखो इसके अंदर जो एफ ओ जी और जी ओ एफ है ना, ये तो वैसे ही निकलेगा। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं एफ फॉर एफ ओ जी का इनवर्स। सबसे पहले आप एफ ओ जी का इनवर्स निकालेंगे। ठीक है। अब एफ ओ जी का इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको जरूरत है एफ ओ जी की। एफ ओ जी का इनवर्स निकालने से पहले आप निकाल लो एफ ओ जी। ठीक है भाई। एफ ओ जी निकालने के लिए अब आपके पास जो ऊपर फंक्शन है, इन फंक्शंस को दोबारा कॉपी कर लो। अगर फंक्शन क्या थे? फंक्शन था एक्स प्लस टू और 3x माइनस टू। लिखो अपने पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू और जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस टू। ठीक है भाई। अब इसके अंदर एफ और जी के अंदर मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि जो पहले आपके पास फंक्शन लिखा हो, जहां जो कि यहां पर एफ लिखा है, तो पहले इसको लिख देना एफ। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन यहां पर लिखा है जो कि जी है, उसको आप यहां पर अंदर लिख दो जी ऑफ एक्स। अब राइट हैंड साइड के ऊपर एफ के अंदर जहां जहां एक्स है वहां वहां जी पुट कर दिया जाएगा। देखो एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस टू और एक्स की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे? यहाँ पर है एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू में एक्स जहां जहां एक्स है वहां वहां लिख दिया जाएगा 3x माइनस टू। सेम वैसे ही करो। यहाँ पर एक्स है, एक्स की जगह लिख दो 3x माइनस टू प्लस टू। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो आपके पास बनेगा 3x माइनस टू प्लस टू। माइनस टू से प्लस टू कैंसिल और आपके पास एफ ओ जी बन जाएगा खाली 3x। ठीक है भाई। इतनी बात समझ आ गई? समझ आ गई? अब इनवर्स निकालने के लिए कुछ बड़ा काम नहीं करना। ठीक है भाई। अब जो मैं कर रहा हूं मेरे बस स्टेप्स फॉलो करो, इनवर्स बहुत आराम से निकलेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लेट कर लेंगे। लेट करेंगे एफ ओ जी इक्वल्स टू वाई। क्या लेट किया? आपने लेट कर लिया एफ ओ जी इक्वल्स टू वाई। ठीक। अब इसको लिखो एफ ओ जी की जगह पाई लिख दो यहाँ पे 3x में। एफ वाई इक्वल्स टू 3x। मैंने कुछ भी नहीं किया, यहां पर जो एफ ओ जी लिखा था उसकी जगह y लिख दिया। ठीक। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल लें। मतलब अगर आप यहां पर सिर्फ x को रखें और 3 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये बन जाएगा आपका y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू x। ठीक। इतना काम आपने कर लिया। एक साइड पर x रह गया और बाकी सारा का सारा y के पास चला गया। अब आप यहां पर एक सेंटेंस लिखो। सेंटेंस क्या लिखना है? सेंटेंस लिखना है रिप्लेसिंग y बाय x। आप y को x से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब जहां जहां y होगा वहां वहां x लिख देना और जहां जहां x होगा वहां वहां y लिख देना। अब इसमें होगा कि इसके अंदर ये होगा कि यहां पर y है, इस y की जगह मैं लिख दूंगा x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू, यहां पर x है, इस x की जगह लिख दूंगा मैं y। अगर इसको सीधा करके लिखना, सीधा करके लिख दो y इक्वल्स टू एक्स अपॉन 3। ठीक है भाई। अब इस y की जगह दोबारा जो आपने ऊपर लेट किया था y इक्वल्स टू एफ ओ जी, अब इसके इस y की जगह दोबारा आप एफ ओ जी इनवर्स पुट कर दो। अब इसकी जगह आप पुट कर देंगे एफ ओ जी का इनवर्स इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 3। इस तरह से आपका इनवर्स निकलता है। ठीक है भाई। इनवर्स निकालने के लिए कोई मुशक्कत वाला काम नहीं किया, हमने सिर्फ इतना सा किया, हमारे पास जो एफ ओ जी निकल कर आ गया। सबसे पहले एफ ओ जी को
रिप्लेस कर दिया एफओजी को रिप्लेस कर दिया y से। अब y से रिप्लेस करने के बाद उससे x की वैल्यू निकाली। अब x की वैल्यू निकालने के बाद x और y की वैल्यूज को बदल दी और जो y था y की जगह दोबारा एफओजी का इनवर्स पुट कर दिया। आपके पास एफओजी इनवर्स की वैल्यू आ गई x/3। तो क्वेश्चन के अंदर जो पहली चीज आपसे मांगी थी एफओजी का इनवर्स, ये तो आपने निकाल ली। अब बारी है जीओएफ का इनवर्स निकालने। लिखेंगे फॉर जीओएफ इनवर्स। ठीक है भाई, जीओएफ इनवर्स निकालने के लिए वैसे ही करेंगे। सबसे पहले जीओएफ का इनवर्स निकालने के लिए आपको जरूरत किस चीज की है? आपको जरूरत है px-2 से सॉल्व करने के लिए किया ये जाएगा कि यहां तक की बात मैंने आपको समझा दी थी। इसके अंदर हमने क्या किया था, इसके अंदर जहां जहां x था वहां वहां हमने f of x की वैल्यू पुट कर दी थी, बट यहां पर 2 आएगा। अब इसको जब सॉल्व किया, सॉल्व करेंगे 3x प्लस 3 2 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 इक्वल्स टू GOF इक्वल्स टू हो गया आपका 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। ये आ गया आपके पास 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 आपके पास आ गया GOF। अब GOF के बाद हमने लेट कर लिया था GOF इक्वल्स टू y। ठीक, अब यहां पर आपने GOF की जगह y पुट किया तो आया आपके पास 3x प्लस 4। ठीक है भाई, अब यहाँ पे काम किया था x को इस तरफ छोड़ के सारे दूसरे नंबर्स को y के साथ भेजना है। और जब यहाँ पे प्लस 4 को दूसरी साइड पे भेजा तो ये प्लस 4 बन गया माइनस 4। तो ये बना 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 3x, y माइनस 4 इक्वल्स टू 3x। ठीक है भाई, अब यहाँ पर x के साथ जो 3 लिखा है 3 हो रहा है x के साथ मल्टीप्लाई। अब इस 3 को जब दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये 3 हो जाएगा डिवाइड, ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है भाई, अब इसके बाद अगला सेंटेंस जो हमें लिखना था, अगला सेंटेंस हमारा था रिप्लेसिंग y बाय x। जहां जहां x वहां वहां y लिख दिया जाएगा और जहां जहां y होगा वहां वहां x लिख दिया जाएगा। यहां पर x है, इस x की जगह लिख दो y इक्वल्स टू y की जगह लिख दिया x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। अब यहां पर एक आखिरी चीज जो हम लिखेंगे वो ये है कि आपके पास जो y है y बराबर हो जाएगा GOF के इनवर्स के। ठीक है भाई, अब हमारा जो फाइनल आंसर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा GOF इनवर्स इक्वल्स टू x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन के अंदर यहां पर लिखेंगे GOF का इनवर्स हमने क्या निकाला, GOF का इनवर्स हमने निकाला x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको बराबर होना चाहिए f इनवर्स ओ जी इनवर्स के। भाई अभी देख लेते हैं, अभी हमने f इनवर्स ओ जी इनवर्स भी निकाला। f इनवर्स ओ जी इनवर्स हमारा आया x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पर भी एक मिस्टेक हो गई। यहां पर मिस्टेक ये है 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 4 होता है, माइनस 4, x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है भाई, अब आपके पास साबित हो गया कि आपके पास जो GOF इनवर्स की वैल्यू क्या थी, GOF इनवर्स की वैल्यू थी x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 और f इनवर्स ओ जी इनवर्स की वैल्यू भी आपके पास आ गई x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। तो जो आपको इन्होंने इक्वेशन लिखकर दी थी, क्या इक्वेशन लिखकर दी थी, जो आपको शो करना था, आपको शो करना था GOF का इनवर्स इक्वल्स टू f इनवर्स OG इनवर्स। ये बात यहां पर प्रूफ हो गई है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 अपने एंड को पहुंचती है। ये है एंड ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1। ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 मैंने आपको पूरी करवा दी, लेकिन इस एक्सरसाइज से मैंने आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के आपसे क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बस एच ऑफ एक्स दिया हुआ है, आपके पास के ऑफ एक्स दिया हुआ है, एच ऑफ एक्स की वैल्यू दी है एक्स माइनस थ्री और के ऑफ एक्स की वैल्यू दी है 2x प्लस 5, ठीक है। और आपको इससे फाइंड करनी है, आपको इससे ये चीजें प्रूफ करनी है, ठीक है भाई। ये सारे के सारे आप बहुत आराम से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखो देखो कुछ भी नहीं है, जैसे एफ एक्स लिखा था और जी ऑफ एक्स लिखा था, वैसे यहाँ पे एच ऑफ एक्स और के ऑफ एक्स लिखा है। आप चाहो यहाँ पर एच ऑफ एक्स को एफ एक्स कर लो, आप चाहो एच ऑफ एक्स को बराबर कर लो एफ एक्स के, और के ऑफ एक्स को बराबर कर लो जी ऑफ एक्स के। आप ये एजम्पशन भी लेते हैं तब भी बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको एच ऑफ के निकालना सिखा दिया, मैंने आपको के ओ एच निकालना सिखा दिया, मैंने आपको इनके इनवर्स भी निकालना सिखा दिए एक साथ, और अलग अलग भी मैंने आपको इनके इनवर्स निकालना सिखा दिए। और इसके बाद जो इक्वेशंस लिखनी है, इक्वेशंस किस तरह प्रूफ करनी है, सेम वैसी प्रूफ करनी है जैसे अभी हमने इक्वेशन प्रूफ की थी, जी ओ एफ का इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स और जी इनवर्स। उसी तरह से आपको बस इनके आंसर्स मैच करने। अब एक बात, एक कैच है यहाँ पर, वो कैच पता है किसकी है? वो कैच है आपके एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज में क्या हो सकता है? देखो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है, लेकिन एक कैच है। कैच क्या है? आपको दो चीजें पकड़नी है, टू कैचेस, दो चीजें कैच कर लो खाली। उनमें से पहली ये है, एफ ओ जी कभी भी जीओ एफ के बराबर नहीं होगा, ठीक है भाई। एफ ओ जी कभी भी जी ओ एफ के बराबर नहीं हो सकता। अब सेम बात आपसे बुक ने कही है। बुक ने क्या बोला है? एच ओ के इज नॉट इक्वल टू के ओ एच, ठीक है। यहां पर इसका जो ऑर्डर है ना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन अगर यही काम मैं इनवर्स में करूं, इनवर्स में कैसे? अगर मैं करूं एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, तब भी ये एफ ओ जी के इनवर्स के बराबर नहीं होगा, ठीक है। एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स भी एफ ओ जी इनवर्स के बराबर नहीं होगा। अब सेम बात उन्होंने आपसे यहां करी है, आपके पास यहां करके दी है। देखो यहां पर उन्होंने क्या करा, यहां पर लिखा के ओ एच इनवर्स, लेकिन यहां पर जब इनवर्स पे आए ना तो इन्होंने वेरिएबल्स को उलट दिया, ठीक है। क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एफ ओ जी का इनवर्स लिखा हुआ है तो ये बराबर सिर्फ उसी सूरत में होगा जब आप जी का इनवर्स पहले लिखो, ओ एफ का इनवर्स बाद में लिखो, ठीक है। ये कुछ बातें हैं, ये आपके एमसीक्यूज के अंदर आ सकती हैं और ये चीजें अपीयर होती हैं एमसीक्यूज के अंदर। तो इन चीजों को अच्छी तरह से याद रखना, और जो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2.1 खत्म होती है और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 के साथ।